नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अब तक का हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पेपर और सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में आपसे किस तरह के सवाल जो है पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक व्यापार के शुरुआत से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग से उससे जुड़ता है, तो उसे हम उद्यमी कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, उद्यमी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं कर्मचारियों को प्रेरित करना, तो ये भी होती है। ऑप्शन बी है मानव संबंधों को बनाए रखना। तो सही में जो है एक जो उद्यमी होता है उसकी मुख्य विशेषता होती है कि मानव संबंधों को बनाए रखना। चाहे कर्मचारी, चाहे कंपनी का छोटा एम्प्लॉय है, बड़ा कर्मचारी है, आपके कस्टमर, तो सभी के साथ जो है जो उसके रिलेशन है उनको मैनेज करने का जो काम है वो उद्यमी का, बिजनेसमैन का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, मध्यम निर्माण उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा है डैश। यानी कि वो कौन सा उद्यम होता है, कौन सा व्यवसाय होता है जिसे मध्यम वर्ग का व्यवसाय कहते हैं। तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जिस व्यवसाय के अंदर 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस व्यवसाय को हम जो है एक मध्यम वर्ग का जो है व्यवसाय बोलते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, एक उद्यमी का शब्द कारोबार प्रति वर्ष है। यानी कि हम कहते हैं कि कोई भी व्यापारी है उसका एक साल में कितना रेवेन्यू, यानी कि एक साल में वो कितना बिजनेस करती है। तो आपने कई बार देखने को सुना होगा कि बहुत सारी जो कंपनी जैसे कि TCS है कि उस कंपनी, टाटा कंपनी का एक साल का 1000 करोड़ का बिजनेस होता है, 2000 करोड़ का बिजनेस होता है। तो प्रति वर्ष जो सालाना जो उसका कारोबार होता है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए गए व्यापार की कुल राशि। यानी कि चाहे वो सर्विस दे, बिजनेस करे, पैसा कमाई, कहीं से भी जो भी उसको पैसा हुआ बिजनेस में, जो भी पैसा उसके पास आया, तो एक वर्ष में जितना आया वो उसका टोटल रेवेन्यू माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय वक्तव्य और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके वाउचर है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, वो सब बनाए जाते हैं आपके टैली के अंदर। तो बिजनेस के अंदर जो है सबसे ज्यादा टैली का इस्तेमाल किया जाता है। छठा प्रश्न है, अपने वातावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी कि जो भी जीवित चीजें होते हैं हमारे वातावरण में, हमारे आसपास, उन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर को, उस टॉपिक को क्या बोलते हैं। तो उसे हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। आपने जो कई बार 10वीं की जो आपकी बुक है उसमें देखने को मिलेगा एक चैप्टर होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि हमारे आसपास का जो जीवन चक्र है वो किस तरह से काम करता है। सातवां प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य बिंदु स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, जल की जो कि हवा का प्रदूषण होता है। ऑप्शन बी है घरेलू बिजली उपकरण। ऑप्शन सी है भूमिगत कोयला, या फिर ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल निकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो ऑटोमोबाइल निकास होता है। यानी कि जो कंपनियां होती है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, उसमें क्या होता है, गाड़ियों पर पेंट किया जाता है, या फिर उनका जो वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक, ऑयल, जो भी कुछ होता है, ग्रीस होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको सीवर के माध्यम से पानी में जो है उसको बहा देते हैं, किसी नदी में, नाले में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाकर के वो पानी में मिलता है। तो जो जल प्रदूषण का मुख्य कारक है वो आपका ऑटोमोबाइल निकास है, दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। आठवां प्रश्न है, खारिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने नए उपयोगी उत्पाद को कहा जाता है। यानी कि कुछ भी सामग्री जो पहले आपने जो वेस्ट में डाल दी थी और उसको फिर से प्रसंस्करण, प्रोसेस करके आपने जो उससे एक नया प्रोडक्ट बना लिया है, यानी कि उस सामग्री का आपने फिर से इस्तेमाल कर लिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम रिसाइकल बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामग्री का पुनर्चक्रण जो है वो कहलाता है। नौवां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे वातावरण के अंदर, आपने देखा होगा हर साल जो है 1 डिग्री 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है वो तापमान बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हर साल बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस जो है बढ़ती है। तो इसे हमारे पृथ्वी के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है, जल चक्र प्रक्रिया में जलवाष्प से बर्फ के बदलने को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। उस प्रोसेस को हम संक्षेपण बोलते हैं। 11वां प्रश्न है,
कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो सुरक्षा है, स्वास्थ्य उसमें भी स्वास्थ्य है, कल्याण में भी जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो वेतन है वो स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। 12वां प्रश्न है, काम के लिए असुरक्षित हालत कौन सी है? तो इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जो है काम करते समय जो है असुरक्षित हालात पैदा कर सकती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा प्रकाश, तो ये तो होना चाहिए, ये कोई असुरक्षा का कारण नहीं है। ऑप्शन भी है तैलीय फर्श, अगर वहां पर जो हम काम करते हैं वहां पर हमारा जो फर्श है वो तैलीय है तो कोई भी वहां पर आकर के गिर सकता है, तो दुर्घटना होने के चांसेस है। तो ये जो है काम के लिए एक असुरक्षित हालात है। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है, सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के होते हैं? तो ऐसे चिन्ह जो किसी कार्य को न करने की सलाह देते हैं, आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। जैसे कि आप जो रोड पर चलते हैं तो कई बार जो वहां पर आपको एक साइन बोर्ड देखने को मिलता है कि यहाँ पर 60 से ऊपर की स्पीड पर गाड़ी चलाना मना है, या फिर हॉर्न बजाना मना है, या फिर रेलवे स्टेशन या फिर सार्वजनिक स्थानों पर आपको जो एक साइन बोर्ड देखने को मिलता है कि यहाँ धूम्रपान करना मना है। तो आपने देखा होगा जो जो सिंबल होता है, ठीक है, वो रेड कलर का होता है, उसकी बैकग्राउंड जो होती है वो कैसी होती है? वो सफेद होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाल रंग के क्रॉस होते हैं, यानी कि पहले चित्र छपा हुआ होगा और उसके ऊपर लाल रंग का निशान, आपको इस तरह बैन का निशान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो लाल रंग के क्रॉस होते हैं वो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत एक वयस्क कार्यकर्ता की पूरी उम्र क्या है? यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार एक जो वयस्क व्यक्ति जो किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, एक सही वयस्क व्यक्ति, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो जो व्यक्ति 18 वर्ष कंप्लीट कर लेता है उसे वयस्क व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंखों की सुरक्षा के लिए पीपीई क्या होता है? तो आंखों की सुरक्षा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चश्मों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, रेस्पिरेटर क्या होता है? ठीक है, आपने देखा होगा सांस लेने के लिए जो मास्क पहनते हैं साइंटिस्ट, आपने देखे बड़े बड़े मास्क होते हैं, वो रेस्पिरेटर होते हैं। ग्लोव्स हाथों के लिए, दस्ताने होते हैं, और हेलमेट जो होता है आपके सिर की सुरक्षा के लिए होता है, जो कि पीपीई के अंदर यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आता है। 16वां प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कैंटीन प्रदान किया जाना चाहिए अगर कारखाने में मजदूर की न्यूनतम संख्या इससे अधिक है डैश। यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार किसी भी कारखाने के अंदर कैंटीन लगाई जानी चाहिए अगर वहां पर कम से कम कितने कर्मचारी काम करते हैं। तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर 250 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं या फिर कम से कम 250 कर्मचारी अगर वहां पर काम करते हैं कम से कम, तो वहां पर जो कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, ईएसआई एक्ट उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है जो कि डैश हैं। तो ईएसआई एक्ट किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो भारतीय नौसेना, सेना या फिर वायुसेना के जो सदस्य हैं उन पर ईएसआई एक्ट लागू नहीं होता है। 18वां प्रश्न है, अप्रेंटिस एक्ट भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? तो जो आपका अप्रेंटिस एक्ट है वो सन 1961 में लागू किया गया था, और यह प्रश्न आपके जो वीकली टेस्ट हुए, जो आपके मंथली टेस्ट हुए, उनमें भी पूछा जा चुका है कि अप्रेंटिस एक्ट कब लागू हुआ था? सन 1961 में लागू हुआ था। 19वां प्रश्न है, कौन सी राशि पेमेंट वेजेस एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल नहीं होती है? तो पेमेंट एज वेजेस जो एक्ट है उसके अनुसार मजदूरों की जो राशि मिलती है उन्हें, उसमें कौन सी राशि शामिल नहीं होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी यात्रा भत्ता, तो ये भी दिया जाता है, अगर कंपनी किसी कर्मचारी को बाहर भेजती है तो उसको यात्रा का भत्ता मिलता है, महंगाई का भत्ता भी मिलता है, ओवर टाइम काम करेंगे तो भी मिलेगा। लेकिन किसी भी पुरस्कार के तहत जो परिश्रय देय राशि होती है, पुरस्कार के रूप में जो राशि दी जाती है, वो पेमेंट वेजेस एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 20वां प्रश्न है, ईपीएफ एक्ट 1952 के अनुसार मूल वेतन से न्यूनतम प्रतिशत कर्मचारियों का अंशदान क्या होता है? तो कर्मचारियों का जो अंशदान होता है वो होता है 12.5%। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है 20वें प्रश्न का। 21वां प्रश्न है, कौन सा कथन गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जे.एम. जूरन ने कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गुणवत्ता आवश्यकता के अनुरूप होती है। यह जो बात है ये डॉक्टर जे.एम. जूरन ने कही है। ठीक है, 22वां प्रश्न है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो गुणवत्ता के जो टूल है, उपकरण है, वो कितने हैं? वो 7 तरह के होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है।
23वां प्रश्न है, क्वालिटी सर्किल की उत्पत्ति कहां से हुई है? जापान में हुई है। जापान में जूस के द्वारा हुई थी, ठीक है। और जूस का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, यानी कि जापान के साइंटिस्ट और जो इंजीनियर हैं उनकी ये एक यूनियन है, ठीक है, जहां से क्वालिटी सर्किल की उत्पत्ति हुई है। 24वां प्रश्न है, पीडीसीए का मतलब है। तो पीडीसीए की फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीसीए की फुल फॉर्म है प्लान डू चेक एक्ट। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। 25वां प्रश्न है, ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या होता है? तो ISO 9001 पंजीकरण जब इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो जो लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है आंतरिक ऑडिट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।